हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप सभी लोगों का एग्जामपुर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है एकदम अच्छी बिंदास चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये सिर्फ आपका दिल्ली पुलिस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही पिछले 2-3 सालों में जो भी एग्जाम हुए, चाहे वो आपका एमटीएस हो या फिर एसएससी जीडी हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर यूपीएसआई है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कम से कम 3-4 प्रैक्टिस सेट जो है मिक्स क्वेश्चन का करने वाले हैं इन सब एग्जामों में से जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जितने साथी यहां पे जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को फटाफट से शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 2.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कब? जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पे, देखो इस तरह के 2 प्रश्न बनते हैं। एक में क्या होता है, कोई आता है तब वजन बढ़ता है या फिर घटता है, और एक टाइप का प्रश्न ये बनता है कि व्यक्ति को रिप्लेस किया जाता है, यानी कि प्रतिस्थापित किया जाता है। अब वो संख्या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है 2 व्यक्तियों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, यानी कि उनके स्थान पे 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं जिनकी उम्र बताई गई है 11 और 37 वर्ष है, जो पुराने थे। ठीक है, 2 नए लोग आते हैं तो नए लोगों का आपसे औसत आयु पूछा जा रहा है, क्या होगा कैलकुलेट करके बताइए, फटाफट सॉल्व करें। भाई उनके आने की वजह से क्या हो रहा है, औसत आयु जो है वो 2.5 वर्ष बढ़ गई है। देखो जब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ देख के डिसाइड करते हैं कि ये हमसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो आप सीख नहीं पाएंगे मैथ को। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं आपसे हमेशा, जब भी आप प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। भाई 1 घंटे पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। पता चला आप क्या कहते हो कि सर मैं सुबह से 4 क्लासेस लेता हूं, कैसे? हेडफोन लगा के कहीं घूम रहे हैं, मार्केट में टहल रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो ये तरीका नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो 2 व्यक्ति थे उनकी उम्र क्या थी, 11 साल और 37 साल। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो दोनों की उम्र मिला के होगी 48 ईयर, 48 साल के हो गए। भाई इनको बाहर निकाल दिया गया, इनकी जगह पे 2 नए व्यक्ति आ गए। अब जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं, अगर इनकी भी उम्र 48 साल होती, जोड़ के दोनों लोगों का उम्र, तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होता? नहीं होता। भाई जितना उम्र बाहर गया उतना ही उम्र यहां पे अंदर भी आ गया, यानी कि 48 साल। बट क्या हुआ, इन दोनों के आने की वजह से यहां पे टोटल 12 लोग नहीं है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। भाई 10 व्यक्ति पहले थे तो अभी भी 10 व्यक्ति ही हैं, तो 10 लोगों की औसत आयु कितने से बढ़ गई है, 2.5 से बढ़ गई है। तो इसमें आप 10 का गुणा करा लोगे, यानी कि इन दोनों के उम्र का योग कितना है, 48 प्लस का 25, और इसको आप ऐड कराएंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 73, यानी कि 73 आ गया। ठीक है, इसका एवरेज हमसे पूछा जा रहा है, तो औसत क्या होगा, क्योंकि 2 लोग हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पे 2 का भाग लगा देंगे और ये आपका यहां पे आ जाएगा 36.5, यानी 36.5 क्या होगा, हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? क्या होगा, 36.5 हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो जितने लोगों का आंसर 36.5 आ रहा है वो सही है। अगर आपका आंसर इसके अलावा कुछ आया है तो गलत है। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। भाई 11 प्लस का 37, यानी कि 2 व्यक्ति जो आप बाहर हटा दिए हैं, बाहर निकाल दिए हैं, उनकी उम्र का योग 48 साल था। तो अगर जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं उनकी भी उम्र का योग 48 साल होता, औसत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट इनके आने की वजह से क्या हुआ, औसत उम्र 2.5 वर्ष से बढ़ जाती है। ठीक है, और 2.5 साल से बढ़ने का मतलब 10 लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है, तो 25 की वृद्धि हो गई, 73 आ गया। 73 में आपने 2 का भाग लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आपसे एवरेज पूछा गया है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। हर एक प्रश्न को आप पढ़ो और देखो, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए ना कि 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में, 30 से 40 सेकंड के बीच में आपका प्रश्न बन जाए। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में मैं यहां पे टाइमर सेट कर देता हूं। एक आइडिया आपको लगता है कि इतनी देर में अगर आप सवाल बना रहे हैं तो सही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है। अब जिसको ट्रेन का कंसेप्ट नहीं पता है वो ध्यान से सुने। देखिए, ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी पेड़ को पार कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो अपनी लंबाई कवर कर रही है। मतलब ट्रेन अपनी लंबाई कवर कर रही है।
और अगर बोला जाए ट्रेन किसी पुल को, किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो वहां पे भी वो अपनी लंबाई तो कवर करेगी ही करेगी, बट साथ के साथ पुल हो गया या फिर सुरंग हो गया या फिर प्लेटफॉर्म, उनकी भी लंबाई कवर होगी, क्योंकि पुल छोटा सा तो होता नहीं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट आपको लगाना। यहां पे पूछा गया है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। भाई हमें यह पता है ट्रेन अपनी लंबाई को 51 सेकंड में पार करती है। एक तो 51 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। हो सकता है ये प्रश्न आपका उसी से बन जाए, और शायद उसी से 51 का मल्टीपल। यहां पे सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के अगर ऑप्शन दिए गए तो आप ऐसे भी बना सकते हो, बट हम लोग बात करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्या आएगा। देखिए ट्रेन क्या करती है, 62 सेकंड में जो 62 सेकंड का समय लेता है, इसमें एक तो 121 मीटर लंबा पुल है, प्लस का ट्रेन अपनी लंबाई कवर करती है, और 51 सेकंड में ये क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई यानी कि टी डिस्टेंस कवर होती है। तो यहां पे जो इसको 11 सेकंड का समय ज्यादा लगा है, 11 सेकंड में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 121 मीटर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 1 सेकंड में ये कितना तय करेगी। भाई 11 से भाग लगाओगे यानी कि 11 मीटर। ठीक है, और ट्रेन अपनी लंबाई 51 सेकंड में तय करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड में 11 मीटर, तो 51 सेकंड में 51 गुणे 11, और इसका आप गुणा कराएंगे 561 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे ट्रेन की चाल पूछी जाती वो क्या होता, 11 मीटर पर सेकंड, और एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, तो आप 18/5 का उसमें गुणा कराते। हालांकि वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी फिर, क्योंकि वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। बट सवाल कैसे भी बन सकता है, मैं बार बार आपको बताता हूं कि डाटा अगर यहां पे यही आसानी के साथ डिवाइड होने वाला ना दिया जाए तो यही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू अगर फ्रैक्शन या दशमलव में आएगी तुरंत आपको सवाल कठिन लगना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर मैं 2-4 कंसेप्टों को मिला के एक साथ अगर प्रश्न बना दिया जाए, वो भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ये बातें आपको समझनी होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये इजी था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 5, 7 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या है। देखो यहां से कभी अच्छे सवाल दशमलव वाले, कभी आसान प्रश्न बन जाते हैं। और ये मत समझना ये बहुत पहले यानी कि जब आप बहुत छोटे थे, 2008, 9, 10 का प्रश्न है। भाई ये 2020, 21 और 22 में पूछे गए प्रश्न है सभी के सभी। ठीक है, 5, 7 और 8 का चतुर्थानुपाती क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन। अब ये जिनको पता है, देखिए अगर 4 संख्याएं समानुपात का मतलब ये होगा ए बी समानुपात है सी डी। तो कंसेप्ट आप क्या फॉलो करते हो, ए बटे बी, यानी कि जो अनुपात ए का बी से होगा वही अनुपात सी का डी से होगा। अब यहां पे एक नंबर मिसिंग है, वही आपको पता करना है। बताइए तो कैसे पता करेंगे भाई, 5 और 7 का यानी कि 5/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे 8/x हो जाएगा। अब यहां पे वैल्यू दशमलव में आ रही तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। भाई 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 7 56 यानी कि 56 आ गया। तो x की वैल्यू 5 से डिवाइड करोगे यानी कि 56/5, एक बार मैं लिख देता हूं, तो 5 से जाएगा ये 11 बार, और यहां पे 1 बचेगा, तो दशमलव के बाद 5 दूनी 10, 11.2 आ गया। अब जरूरी थोड़े ना वो पूर्णांक ही होगा। ठीक है, कोई ऐसे भी कर सकता था, आपको यह देखना पड़ता कि 8 5 का कितना गुना है, 1.7 गुना है, तो 7 का 1.7 गुना, सॉरी 5 का 8 कितना है, 1.6 गुना है। ठीक है, तो 7 का 1.6 गुना आप कैलकुलेट कर लेते, उससे भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, 1.6 टाइम, भाई 16 सत्ते क्या होता है 112, तो 11.2 आपका तब भी आंसर आ जाता। मेन है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए रेशियो से जो डायरेक्ट सवाल बनते हैं वो आपका एक तो हो गया थर्ड प्रपोर्शन यानी कि तृतीयानुपात, मेन प्रपोर्शन मध्यानुपात, फोर्थ प्रपोर्शन यानी कि चतुर्थानुपात। ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आसान ही प्रश्न बनता है अगर इससे आता है। थोड़ा अच्छा सवाल कैसे बनता है, जो हम लोगों ने किया होगा कि निम्नलिखित दी गई संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात में हो जाए। ठीक है, तो वहां पे भी ऑप्शन से कर सकते हैं, बट ऐसे सवाल भी आपको कराए गए हैं जहां पे आप ऑप्शन का यूज नहीं कर पाते हो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। कुछ निश्चित वर्षों में 1,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपए हो जाती है, उसकी आधी अवधि में यानी कि जो टाइम है आप उसका हाफ कर दीजिए, तो आपसे पूछा जा रहा है 1,000 रुपए कितने हो जाएंगे। प्रिंसिपल सेम है, और अगर यहां पे ये 1,000 की जगह 2, 4, 5 कुछ भी देते, हम पता कर लेते क्या होगा। तरीका क्या है, आप एक बार ट्राई करें।
कोशिश करिए, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और जितने लोग यहां पे जुड़े हैं सेशन को आप लाइक और शेयर जो है वो शुरुआत में ही कर दीजिए, ठीक है, साथ के साथ, ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे। अब यहां पे आपने देखा समय हमें नहीं पता है, बट आपको ये तो दिख रहा होगा पैसा कितने गुना हुआ है। भाई हम मान लेते हैं यहां पे समय टी रहा होगा, तो टी समय में हमारा पैसा कितने गुना हुआ है, कोई बताएगा? सीधा दिखाई पड़ रहा है 1000 से 9000 हो गया, यानी कि टी समय में हमारा पैसा क्या हो गया है, 9 गुना हो गया है, ठीक है, 9 टाइम्स हो गया है, 9 गुना हो गया है। क्लियर है? अब ये कह रहे हैं कि अगर समय आधा कर दिया जाए, भाई अगर आप समय आधा कर दोगे तो पैसा आपका क्या होगा, इसकी घात में क्या हो जाता है। देखिए अगर मैं समय 2 गुना करता तो पावर में 2 जाता, समय 3 गुना करता तो पावर 3। जैसे 2 साल में मेरा पैसा 5 गुना, देन अगले 2 साल में भी 5 गुना तो स्क्वायर होगा, अगले 2 साल में भी 5 गुना तो क्यूब होगा। अब अगर आप समय आधा कर रहे हो तो घात में क्या होगा, यही से कंसेप्ट बनता है, जो आप समय में गुणा कराते हो उसी का गुणा घात में हो जाता है। तो 9 की घात 1 में 1/2 का गुणा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3 गुना होगा, ठीक है। 3 गुना का मतलब क्या है, अगर हमारे पास अभी भी 1000 रुपए हैं तो 1000 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3000। मान लो एग्जामिनर थोड़ा सा होशियारी करता और यहां पे ऑप्शन क्या दे दिया जाता, सॉरी यहां पे डाटा क्या दे दिया जाता, 2500, तब भी क्या होता, वो 3 गुना ही होता। अब कुछ लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, वो देखो 2 तरह का आंसर बताएंगे। कुछ लोग सीधा 9000 का आधा कर देंगे 4500, जो कि गलत है। कुछ लोग थोड़ा सा विचार करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि हमें तो ब्याज 8000 का ही मिल रहा है, भाई वो कंसेप्ट लगा देंगे, ब्याज तो 8000 का ही मिला, तो अगर समय आधा होगा ब्याज भी आधा मिलेगा, तो 8000 का आधा वो 4000 कर देंगे, और 1000 प्लस का 4000 5000 बताने की प्रयास करेंगे, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। बट वो कब होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट में होता है, और सवाल हमारा किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर होगा, नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है। तो जैसे ही आपने समय का आधा किया तो पैसा आपका क्या हो जाएगा, 9 की घात 1/2, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और देखिए मिशन वर्दी में अभी क्या है, फाउंडेशन क्लासेस चल रही थी, और वो 1 नवंबर के पहले पहले यानी कि 31 अक्टूबर तक फाउंडेशन क्लासेस ही चलेंगी, ठीक है। और 1 नवंबर से क्या होगा, हम लोग शुरू करेंगे अपना प्रॉपर बैच। ऐसा नहीं कि ये काम की चीजें नहीं भाई, इसमें आपको स्क्वायर कैसे निकालना है, बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट का ट्रिक क्या होता है, ये सब आपको बताया गया। बॉड मास का बेसिक कंसेप्ट, जिनको भिन्न का जोड़ घटाव भी नहीं आता है, वो बहुत पहले मैथ पढ़े थे, बहुत कुछ भूल गया है, तो उसको याद दिलाया गया, यानी कि सबको एक साथ लेके आए हैं, तो अब उनको भी क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो जो लोग मिशन वर्दी बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर आपका चैप्टर वीक है तो आप ज्वाइन जरूर कीजिए, और अगर आपने ज्वाइन किया है और फाउंडेशन वाली क्लासेस नहीं देखी है तो फटाक से उसको देख लीजिए, पिछले मतलब 2-4 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। यहां पे बोला गया ये एक धातु है जो घनाभ का मतलब जिसका शेप घनाभ का है, इसको पिघला के आप 3 सेंटीमीटर वाला घन बनाते हो, तो क्या होगा भाई, पिघला के अगर आप दूसरी आकृति बनाते हैं आयतन समान होगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। आयतन क्या हो जाएगा, पहले 36 गुणे 18, यानी कि LBH इनका गुणा हो जाएगा, इक्वल टू n हो गया। और यहां पे बताया गया है भुजा की लंबाई आपको बताई गई है, 3 सेंटीमीटर का घन है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा सॉर्ट कर देते हैं, हालांकि 3 का भाग लगा देते तब भी आंसर आ जाता, बट इसको मैं 3 का स्क्वायर 9 गुणे 3 लिख लेता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। 9 से डिवाइड करोगे ये 4 हो जाएगा, और 3 से आप डिवाइड करेंगे ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 छंग 72, यानी कि 4 गुणे 72 आ गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 288, यानी कि आपके पास अब कितना घन होगा, 288, 288 घन हमारे पास होंगे। क्लियर है, बताइए यहां तक समझ में आ गया। तो घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 288। और देखिए सवाल चाहे वो घनाभ को पिघला के, अब डाटा उसी हिसाब से दिया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर इसी घनाभ को हम लोग पिघला के एक गोला बनाए तो कितने गोले बनेंगे। भाई हो सकता है डाटा यहाँ पे कोई 11 का मल्टीपल है ही नहीं, वो डिवाइड ही नहीं होगा।
अगर एग्जामिनर को इसको पिघला के गोला बनाना होगा तो यहां पे कोई ना कोई डायमेंशन वो 11 का मल्टीपल देगा ताकि कुछ डिवाइड वगैरह होके कट जाए और फिर यहां पे परफेक्ट क्यूब बचे, मतलब कुछ भी कुछ ऐसा डाटा वो सेट करेगा, ठीक है, क्योंकि उधर आर का क्यूब होगा उसको भी तो डिवाइड कराना है। तो आपके हिसाब से डाटा नहीं, पेपर में जो डाटा बनेगा वो आप सॉल्व कर लोगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। इसका आंसर बताएं। सॉल्व करके बताइए क्या बोला जा रहा। अकेले सचिन 8500 रुपए के लिए किसी कार्य को 8 सही 1/2 दिन में कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा ज्ञात करें, ठीक है। अब कई लोगों को यह लगता है वही बात कि वर्क एंड वेजेस क्या है, अलग चैप्टर यानी कि कार्य और मजदूरी, भाई उसमें अलग कंसेप्ट जैसा कुछ है ही नहीं। आप खुद सोचो, आप दो लोग काम कर रहे हो, आपसे जो दूसरा आपका जो है साथी है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है, आप जो है एकदम मन से अच्छे से तेजी से काम कर रहे हैं और पैसा दोनों को बराबर मिल जाएगा, दुख होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर मेरा दोस्त जाने दीजिए, भाई चलो एक बार होगा, लेकिन आपको अंत में रियलाइज होगा कि यार मैं तो काम करता हूं वो तो करता भी नहीं है ठीक से, फिर भी उसको पैसा मिल रहा है। तो आपके हिसाब से फिर आपको लगेगा कि आपको ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा मन से काम कर रहे हो और आप काम ज्यादा कर रहे हैं। तो यही कंसेप्ट यहां पे लगता है, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो किया गया काम है उसी के अनुपात में पैसा बटेगा। तो यहां पे देखते हैं कौन कितना काम किया है। कह रहे हैं कि अकेले सचिन 8500 रुपए में किसी कार्य को 8 सही 1/2, तो 8 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 17/2, 8 दूनी 16 1 17/2 हो गया, ठीक है। लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में, भाई यानी कि सचिन और विष्णु अगर मिलकर काम करते हैं तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। विष्णु को कितना पैसा मिला अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे क्या होता है, कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि सर हर में संख्या है यानी कि भिन्न दिया गया, अब एलसीएम कैसे लें। सिंपल कंसेप्ट ये, आप हर को ध्यान ही ना दो, ठीक है। आप हर को ध्यान ही मत दीजिए, आप सीधा कैलकुलेट कर लीजिए। 17 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 102, 17 से भाग लगाओगे 6, 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी कि सचिन क्या करता है 12 यूनिट काम करता है और दोनों मिलके 17 यूनिट काम करते हैं। देखिए दोनों मिलके अगर 17 यूनिट काम कर रहे हैं तो विष्णु कितने यूनिट काम कर रहा है, भाई ये 12 कर रहा है, यानी कि विष्णु कितना कर रहा होगा 5 कर रहा होगा, ठीक है। तो विष्णु को कितना पैसा दिया जाएगा, भाई विष्णु 5 यूनिट काम करता है कितने में से 17 में से, तो विष्णु का हिस्सा भी क्या होगा 5/17 भाग हो जाएगा किसका 8500 रुपए का। कैलकुलेट कर लीजिए, 17 से आप डिवाइड करेंगे 17 × 5 = 85, यानी कि ये आपका 500 × 5 यानी कि 2500 रुपए आ जाएगा। तो विष्णु को भुगतान किया जाने वाला पैसा क्या हो जाएगा 2500 रुपए। 2500 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और देखो क्वेश्चन करने के बाद मैं एक बार स्क्रीन से मतलब पूरा आपके मोबाइल स्क्रीन से साइड हो जाता हूं, तो आपको अगर फोटो फाटा लेना रहा करे, स्क्रीनशॉट लेना रहा करे, आप वहां पे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर बताइए क्या हो। 42 संख्याओं का औसत 37 है, इनमें पहली 26 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 44 है। 26वीं संख्या क्या होगी। जब भी ऐसा प्रश्न दिखे आपको यह देखना है जो नंबर आपसे पूछा जा रहा है क्या वो बीच में छूटी हुई संख्या है या फिर कॉमन नंबर है। ऐसा क्यों, अगर कॉमन होगा चिन्ह नहीं बदलेगा और अगर वो बीच में छूट गया है तो चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा। ये एवरेज में हमने पढ़ा रखा है। और देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पढ़ाए गए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है उसको आप सर्च करिए, लिख दोगे, आपको यूट्यूब पे लिखना है सिंपल, जैसे एवरेज बाय अमित सर, वीडियो आएगी उसको पढ़िए। बट गलती क्या है, हम पार्ट 1 पढ़ते नहीं, सीधा पार्ट 3 पे जाना है, फिर पार्ट 5 पे चले जाएंगे, फिर पार्ट 2 पे आ जाएंगे, फिर अगली बार इंतजार करेंगे सवाल बनाने का, जब बनेगा नहीं तो उन्हें लगेगा कि अरे पढ़ा ही नहीं पूरा। तो एक क्रम से आप पढ़ो, कोई भी टॉपिक आप उठाएं, कोई भी चैप्टर उठाएं पार्ट 1 से, चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर पेड क्लास की बात करें, ठीक है, दोनों जगह। तो आपने यहां पे क्या देखा, देखिए कैसे पता करेंगे, 26 संख्या अंतिम 17, 26 और 17 43 हुआ ना, बट संख्याएं कितनी है 42,
यानी कि बीच में एक नंबर कॉमन है, और वो कौन है? 26वीं संख्या। ठीक है, 26वीं संख्या क्या है? बीच में कॉमन है। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब चिन्ह हमें बदलना नहीं है। ठीक है, हमने कैसे लिखने का तरीका बताया भाई। 42 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 37 हो गया। पहली 26 संख्या का औसत कितना हो गया? 32 हो गया। अंतिम 17 संख्या का औसत कितना हो गया? 44 हो गया। ये क्या है? 7 ज्यादा है। ठीक है, ये क्या है? 5 कम है। बात समझ में आ गई? यहां पे 5 की कमी है और यहां पे ये क्या है? 7 ज्यादा है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? औसत कितना था? 37। देखिए, सेम चिन्ह के साथ आ जाएगा नंबर, बट कितनी संख्याओं का औसत 5 से कम है? 26 संख्याओं का। तो यहां पे क्या होगा? सिंपल 26 का गुणा। कितनी संख्याओं का औसत 7 से ज्यादा है? यहां पे बताया गया ना, अंतिम 17 संख्याओं का औसत। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे? 17 का गुणा करा लेंगे, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। तो कितना हो जाएगा? 37 माइनस का 130 यानी कि 130 हो गया, और प्लस का ये कितना आ जाएगा? 17 सत्ते 119 हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए। ये इससे 11 ज्यादा, यानी कि यहां पे क्या होगा? 11 की कमी हो जाएगी। तो 37 माइनस का 11 यानी कि 26 हमारे सवाल का सही हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट 26वीं संख्या भी कितनी आ गई? 26 ही आ गई। ठीक है, अब यहां पे एग्जामिनर कुछ भी दे दे, मैं कह रहा हूं कल को यहां पे 374 होता है, यहां पे और बड़ी बड़ी संख्या हो जाए, बट आपको दिक्कत नहीं होगी। जो बेसिक से करेगा उन्हें क्या करना पड़ेगा? 42 गुणे 37 कराना पड़ेगा। और 42 गुणे 37 के बाद ही फिर उन्हें 26 गुणे 32, 17 गुणे 44, ये सब करा के जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इतनी सारी कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 2 की पावर 63 माइनस का 2 की पावर 60 को 9 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, जब आप लगातार हफ्ते 10 दिन भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, पहले तो आप 2-3 क्लास में ये डिसाइड कर सकते हो आपको क्लास अटेंड करनी है कि नहीं करनी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया, आपको पता है हमें इनका समझ में आता है, तो फिर आप क्लास में फिर रेगुलर हो जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 4-4 महीने तक जो है वो भटकते रहते हैं। कभी यहां पढ़ लिया, कभी वहां पढ़ लिया। ठीक है, और कभी पढ़ा भी नहीं, 2-4 दिन गायब कर दिए। तो फिर आपकी कंटिन्यूटी क्या होती है? टूट जाती है। 2 की पावर 63 माइनस का 2 की पावर 60। देखो, ऐसे प्रश्न ये भी बनते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, इतने से भाग देने पे शेषफल क्या बनेगा? किससे, निम्नलिखित दी गई संख्याओं में से किससे विभाजित होता है? आपको क्या करना होता है? जो लोएस्ट पावर है, यानी कि जो छोटी घात है, उसको आप कॉमन लेते हो। तो यहां पे 2 की पावर 63 हो गया और माइनस का 2 की पावर 60 है। ठीक है, तो आप 2 की पावर 60 यहां पे क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहां पे बचेगा 2 की पावर 3 और माइनस का यहां पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 की पावर 60, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई? 2 की पावर 3 यानी कि 8 माइनस का 1 यानी कि ये 7 हो गया। अब इसमें 9 का भाग लगाना है। 9 का भाग लगाना है। अब कैसे क्या किया जाए भाई? ऐसे तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। मान लो ये 9 होता तो हम बता देते डिवाइड हो रहा है। हम लोग इसको क्या करेंगे भाई? 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 के बराबर होता है। और आपको पता है, अगर 8 में हम लोग 9 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। तो हम लोग इसको 8 की पावर 20 लिख सकते हैं। 8 की पावर 20 हो गया, गुणे 7 हो गया, डिवाइडेड बाई 9। अब आप इजीली भाग लगा दोगे। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर इंतजार कर रहा है। देखिए, 9 से डिवाइड करूंगा, यहां पे -1 आएगा, बट -1 की पावर यहां पे क्या है? इवन, यानी कि सम है, तो ये तो 1 ही बनाएगा। शेषफल 1 आएगा, यहां पे भाग लगाने पे, यहां पे भाग लगाओगे, शेषफल 7 आएगा। तो ओवरऑल शेषफल कितना आ गया? सब मिला जुला के शेषफल कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, शेषफल कितना आ गया? 7 आ गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी प्रश्न को कर सकते हैं, यहीं पे आप बना लो 8 की पावर 21। ठीक है, और 8 की पावर ये 20 हो जाएगा, तब भी आप कर सकते हो भाई। -1 दोनों जगह -1 का मतलब शेषफल आ जाएगा -2। और अगर शेषफल -2 आ रहा है तो आंसर बताते समय आप क्या करते? 9 - 2 यानी कि तब भी 7 होता। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी भाग लगा सकते थे इसमें, बट हमने कॉमन लिया कि हो सकता है पता नहीं ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट डिवाइड हो जाए, तो थोड़ा सा आसान हो जाता।
ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 32 और 56 से पूर्णतया विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 32 और 56 से पूर्णतया विभाज्य है। कैलकुलेट करके बताएं, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताएं। ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप मेथड के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। बट हमारा एक बार प्रयास जरूर ये रहेगा कि क्या ऑप्शन से बन रहा है। 18, 32 और 56 से पूर्णतया विभाजित। देखो 18 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, संख्या 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो 9 का एक बार विभाज्यता का नियम लगाकर देखते हैं। 5 4 9 1 10, ये 9 से डिवाइड नहीं है। 8 6 14 1 15 5 20, 9 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। 8 7 15 3 18, 9 से डिवाइड है। 6 2 8 1 9, 9 से डिवाइड है। अब यही दोनों दिक्कत करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना चाहिए भाई, 2 से तो डिवाइड है ही, 8 से डिवाइड है कि नहीं, ये एक बार आप चेक करा लो। ये भी 8 से डिवाइड है, ये भी 8 से डिवाइड है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर लगाना चाहें, अब देखो इससे अच्छा या तो सॉल्व ही कर लो। अगर दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो गए तो आप क्या करोगे, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा किसी के मन में ऐसा हो कि सर एक 32 से डिवाइड हो कि नहीं, उस केस में क्या होता है, नंबर दोगुना होना चाहिए, ठीक है। अभी तो क्या है, दोनों डिवाइड हो रहे होंगे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं, तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14 हो गया, यहां पे बचा 61, 7 8 56 हो गया, 5 बचा, 7 8 56, 7 से डिवाइड है। 7 दूनी 14 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, और यहां पे बचेगा 4 8, ये 7 से डिवाइड नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपका बच गया 2016, जो कि क्या होगा, सही जवाब होगा। हमने कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल लगाया, सबसे पहले 9 का विभाज्यता का नियम, बट हमारे पास 2 ऑप्शन और बचे। फिर हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया क्योंकि वो भी आसान है, फिर तब भी 2 ऑप्शन बच गया, तो फिर हमने 7 का भाग ही लगा दिया, ठीक है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सॉल्व कैसे होता, तो एक बार ये भी समझ लेते हैं। ये हो गया ऑप्शन से। अगर आपको सॉल्व करना होता तो आप इनका एलसीएम कैलकुलेट करते। एलसीएम कैसे भाई, 18, 32 और 56 में डायरेक्ट हमें कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है जो क्या हो, कॉमन हमें दिख जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर भी हमें ये दिखा ये दोनों संख्याएं 8 से डिवाइड हो रही, तो एलसीएम का हिस्सा 8 हो गया। ध्यान से सुनना, 8 चौके 32, 8 सते 56, इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये एलसीएम का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब 18 का इसमें क्या मौजूद है, कोई बताएगा मुझे भाई। 2 तो इसके पास है, बट 9 तो कहीं पे है नहीं, 9 है ना, तो 8, यहां पे कोई 3 ही नहीं है, तो आपको 9 का एक्स्ट्रा यहां पे क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 सते 63, यानी कि 8 गुणे 63 में मैं 4 का गुणा कराऊंगा, तो ये आपका 6 चौके 24, और यहां पे आपका 4 3 12, यानी कि 252 आ जाएगा। अब गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, और 1 41, बच गया 4, 8 दूनी 16, 4 20 हो गया। तो एलसीएम ही इनका सीधा सीधा 2016 आ रहा है, ठीक है। और अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता कि 4 अंकों की वह बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसी का आप 4 गुना कराते। क्यों, क्योंकि 5 गुना कराने पे यह संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जब भी मैं प्रश्न कराता हूं तो एक सवाल पे आपको बहुत सारी चीजें समझा दी जाती हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक मन लगा के क्लास में बैठे हो तो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। अगर आलसी की तरह बैठे हो कि कॉपी पेन है नहीं, कहीं पे रख दिया है, भूल गए हैं, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में। ऐसा नहीं कि तबीयत खराब हो जाएगी। एक किसी वस्तु को 4800 रुपए में खरीदता है और इसे 30% की हानि पर बेचता है। इस धनराशि से वह दूसरी वस्तु खरीदता है और उसे 60% लाभ पर बेचता है। क्या हो रहा है यहां पे, कोई बताएगा? सक्सेसिव चेंज हो रहा है। जो पैसा आया पूरा का पूरा उसने लगा के व्यापार किया, जो पैसा आया फिर से उसको लगा दिया। तो आप लगाइए सक्सेसिव इंक्रीज का या फिर सक्सेसिव चेंज का। इंक्रीज तो नहीं है, एक बार लॉस हुआ है, एक बार प्रॉफिट हुआ है, तो सक्सेसिव चेंज का कंसेप्ट है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, बार बार वो 4800 पे कैलकुलेशन करते हैं, जिस पे आपको करना ही नहीं है। 4800 पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। आइए समझते हैं, देखते हैं प्रश्न कैसे बनेगा।
तो ऐसे केस में हमने आपको बता रखा, देखो अगर 3 डाटा होता, मान लीजिए आगे फिर बोला जाता है कि जो पैसा आता है उसको क्या करता है, वो फिर से व्यापार करता और उसको 40% का लाभ होता, तो हम लोग रेशियो मेथड यूज करते। बट अगर 2 डाटा दिए गए तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला भी तो है, x प्लस का y प्लस का एक्स वाई बटे 100, डायरेक्ट आपको आंसर देगा। पहले क्या हुआ, 30% की हानि हुई, बाद में 60% का फायदा हुआ। इन दोनों का गुणा क्या होगा, माइनस का 1800 हो जाएगा और बटे 100। गुणा भी आपको चिन्ह के साथ कराना है। और मैथ में हानि और लाभ को मैथ के टर्म में आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो भाई, लाभ को हम लोग प्लस में लेके चलते हैं, घाटा यानी कि हानि को माइनस में लेके चलते हैं। क्लियर है? तो ये आपका 0 0 कट गया भाई, 60 में से 30 घटाओगे 30 आ जाएगा, 30 माइनस का 18 यानी कि वैल्यू प्लस की आ रही है, तो आप बताएंगे 12% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर यही वैल्यू निगेटिव आती तो हम कहते 12% का क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन अभी आपके और हैं, ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, क्वेश्चन आपके और हैं। जिन लोगों ने अभी तक मिशन वर्दी बैच को ज्वाइन नहीं किया, देखो आपको ये खुद डिसाइड करना है, ऐसा नहीं कि बस आपको कहा जा रहा है आप जबरी ले लो। भाई आप देखो कि आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो, या फिर आपकी कमी कहां पे है, क्या आप चैप्टर्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आपको जो पेपर देना है उसकी तैयारी आपकी कैसी है। ठीक है, मिशन वर्दी में 3 बैच आपके जो है एक साथ जो है चलाए जा रहे हैं। एक साथ का सेंस क्या है, तीनों बैच आपको मिला, क्लासेस अलग अलग चल रही हैं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लासेस सबकी अलग अलग है, बट हाँ तीनों बैच आपको एक साथ एक्सेस दे दिया जाएगा। कौन कौन से बैच हैं, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल। बैच की प्राइस 1400 रुपए है आफ्टर कोड, कोड आपको लगाना है वर्दी। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग में प्री बुकिंग की थी उनके लिए ये बैच है 1300 रुपए का, कोड आपको लगाया दिख जाएगा। कोड की अगर बात करें, बैच की बेनिफिट क्या है, इसकी खासियत क्या है, तो 1200 प्लस, अगर आप कॉम्बो बैच लेते हो आपको 1200 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस और उतनी ही आपको पीडीएफ मिल जाती है। करंट अफेयर की मैगजीन आपको मिलेगी, 2500 प्लस करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। लाइव फाउंडेशन क्लासेस इस समय जो कि चल रही हैं, प्रैक्टिस क्विज मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन सहित जो है पीडीएफ मिलेगा, और उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बेस पे आपको क्विज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, 30 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा और डाउट सेशन भी आपका होगा इस बैच में। ठीक है, अगर कोई फिर भी इंडिविजुअल बैच लेना चाहता है तो वहां पे क्या होगा भाई, जो नंबर ऑफ क्लासेस होंगी वो कम हो जाएंगी, पीडीएफ भी कम हो जाएगी, बाकी चीजें आपकी सेम रहेंगी। अब पता चला आपने जीडी का बैच लिया हुआ है तो प्रीवियस ईयर पीडीएफ भी आपको सिर्फ जीडी का मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या देखो आपके लिए सही रहेगा। अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन आपके लिए यह है कि आप कॉम्बो बैच ही लें। ठीक है, दोनों में क्या है, अगर आप इंडिविजुअल कोई बैच लेते हैं 300 रुपए का डिफरेंस है, 300 रुपए का अंतर है, तो 300 रुपए देकर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे आपने जीडी का बैच लिया या फिर आपने दिल्ली पुलिस का बैच लिया, आपको मैथ पढ़ना है जो यूपी पुलिस में पढ़ा रहे हैं, या फिर आपने यूपी पुलिस लिया, एसएससी जीडी लिया, आपको मैथ दिल्ली पुलिस वाले टीचर से पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, तो आपके पास ऑप्शन होगा। और सिलेबस 80% क्या है, सेम है। मैथ की बात करें तो 90% सेम है। जिन लोगों ने प्री बुकिंग कर रखी है उनके लिए भी ये गैप 300 रुपए का ही आता है। ठीक है, तो आपके लिए बेटर यही होगा, आप कॉम्बो बैच ही प्रिफर करें, कॉम्बो बैच आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और कूपन वगैरह देखिए आपको मैंने बता दिया, जो लोग प्री बुकिंग कर रखे हैं उन्हें कूपन लगाने की आवश्यकता नहीं। आप बाई कोर्स पे जाओगे, वहां पे सीधा आपको कोड लगा हुआ दिखाई पड़ेगा, और जो लोग नहीं किए थे प्री बुकिंग उन्हें जो है वर्दी कोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे, ये फाउंडेशन क्लासेस की टाइमिंग आपको बताई गई है, जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे तो ऐसे ही फ्रंट सबसे पहला जो आपका होम पेज खुल के आएगा, वहां पे मिशन वर्दी कॉम्बो बैच दिखाई पड़ेगा, क्लिक करोगे बाई कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा, कोड लगाएंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल और आपकी पढ़ाई चालू। ठीक है, प्रॉपर क्लासेस 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं। अभी जो है वहां पे फाउंडेशन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं और 10-10 डेमो जो है आपके पहले से वहां पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है, इसको सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है ना, जो मैं लास्ट में स्लाइड दिखाता हूं उस पर नंबर लिखे होते हैं, व्हाट्सएप नंबर या फिर फोन नंबर, ठीक है, जो जिस पे आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, कॉलिंग टीम। इसका आंसर बताइए क्या होगा।
साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपए तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपए हो जाती है। भाई 2 साल पे इतना, 5 साल पे इतना, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल का आप ब्याज पता करिए, फिर आप प्रिंसिपल पता करिए, देन आप कैलकुलेट कर पाओगे कि ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना। ये सब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। 5 साल बाद पैसा बताया गया है 12,800 हो जाता है, तो 12,800 में से आप क्या करेंगे, 9,920 आप घटाओगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो गया, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। और 17 में से 9 घटाओगे, ये आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 बचेगा, 11 में से 9 घटाएंगे, ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 साल का ब्याज है, 3 साल में मिलने वाला ब्याज आ गया 2880 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे, 3 9 27 हो गया, 3 6 18 हो गया, यानी कि 960 रुपए आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 960 रुपए। क्या हम इतने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते? नहीं भाई, सिंपल इंटरेस्ट में जब तक आपको ब्याज और मूलधन दोनों ना पता हो, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता सकते। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं 2 साल का अमाउंट बता दूं और तीसरे साल का अमाउंट आपको बता दूं, आप यहां से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। तो हमें यहां पे अब प्रिंसिपल कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 साल का इन्होंने आपको बता दिया है, मिश्र धन कितना है, 9,920 रुपए। इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 960, तो ये आपका आ गया 9,920 माइनस का 9 दूनी 18, 1 1920 आ गया, तो घटाओगे ये आ जाएगा 8,000 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल आ गया 8,000 रुपए, और प्रिंसिपल 8,000 आने के साथ आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। भाई 960 रुपए आपको मिल रहे हैं, किस पे, 8,000 पे, ठीक है। ब्याज निकालना है, 100 का आप गुणा कराएंगे, मतलब ब्याज दर निकालना है, कितना आ जाएगा, 12 8 96, यानी 12% क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अगर मुझे थोड़ी और कैलकुलेशन करानी हो, आप बात को समझिए, मैं यहां पे 5.5 साल का आपको अमाउंट बताऊंगा, ठीक है। तो गैप आएगा 3.5 साल का, वैल्यू दशमलव में आ जाएगी, और कैलकुलेशन कराना होगा, मैं अमाउंट भी दशमलव में दे दूंगा। बट ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि हमारा मतलब भाई एग्जामिनर का मकसद सिर्फ कैलकुलेशन कराना होता नहीं है, वो बस ये चेक करते हैं कि आप मतलब कितनी तेजी से, कितने जल्दी से, कितने सावधानी पूर्वक सवालों को आप बनाते हो। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ कैलकुलेशन कराना मकसद नहीं होता है, ठीक है, कि मैं ऐसा डाटा दे दूं कि आप घटाते घटाते ही परेशान हो जाओ, दशमलव में भाग लगाते लगाते ही डिस्टर्ब हो जाओ, तो ऐसे डाटा नहीं आते। यहां पे क्या किया गया, 1 साल का आपने ब्याज कैलकुलेट किया, और ब्याज आने के बाद आपने मूलधन निकाला। मूलधन कैसे कैलकुलेट किया, अमाउंट यानी मिश्रधन में से ब्याज घटा के। ये 2 साल का अमाउंट था, तो इसमें से हमने 2 साल का ब्याज घटा दिया, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब ये सवाल जरा देखना, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न कहलाएगा, इसे आप अलजेब्रा ना ही नाम दे, ठीक है। अलजेब्रा के देखो छोटे छोटे कंसेप्ट वो सिंप्लीफिकेशन में आपके यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया गया है, x माइनस का 2/3 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का मान क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझे पता है कुछ लोगों को सफाई वफाई अभी भी करनी होगी, ठीक है, तो आप जो है बस थोड़ी देर और बताएं। सॉल्व करके बताइए। इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए अगर आपको कहीं पे दिखाई पड़ता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, a और b की वैल्यू जब 0 होगी तभी यह संभव होगा। क्यों भाई, किसी भी संख्या का आप वर्ग करोगे आपको निगेटिव नंबर मिलेगा ही नहीं, पॉजिटिव संख्या मिलेगी, और 2 पॉजिटिव संख्याएं 0 कैसे बनाएंगी।
अगर मान लो 4 आया, जब तक ये -4 नहीं होगा 0 बनेगा नहीं। तो इसलिए क्या हो जाता है, दोनों की वैल्यू 0 ही होनी पड़ेगी। तो यहां पे दोनों ब्रैकेट का मान 0 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x माइनस का 2/3 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2/3। और ऐसे ही इसी तरह से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वैल्यू पुट करा दीजिए भाई, x प्लस का y डिवाइडेड बाई y माइनस का x। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2/3 प्लस का 3 हो गया, और यहां पे 3 माइनस का 2/3 हो गया। देखो हर में 3 आएगा वो कट ही जाएगा, तो ऊपर 2 प्लस का 9 बचेगा, और नीचे क्या होगा, 3 त्रिका 9 माइनस का 2 बच जाएगा। तो 11/7 क्या हो जाएगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 11/7 यानी कि 11/7 हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ये पॉइंट आप नोट कर लेना, अगर 3 डाटा होता ABC तब भी यही कंसेप्ट आपका फॉलो होता, a प्लस बी प्लस सी सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वहां पे भी आपको यही कंसेप्ट लगाना होता कि a b और c तीनों का मान जब 0 होता तभी क्या होती, इनके वर्गों का योग 0 के बराबर होता। ठीक है, आगे बढ़े। और देखो होता क्या है ना, जब आप कॉपी पेन लेके बैठते हो, आप ट्राई कर रहे हो, आपसे सवाल मान लीजिए नहीं बना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा, बट आपने कुछ तो सोचा, गलत सोचा, आपको पता चलता है कि अच्छा ये सही तरीका। अगर आप सिर्फ बैठे हो, आपने कुछ सोचा ही नहीं, आपको लगेगा अच्छा मैं भी तो ऐसे ही सोचता, अगर मैं सोचता, ये तो बड़ा आसान था। जैसे होता नहीं, मैच देखते हैं, क्रिकेटर पता चला इधर बैट चलाया सामने से, अरे इधर मारना चाहिए था, थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ के जो है खेल देना चाहिए था। बट एक्चुअल में सिचुएशन जब आप खुद खेलते हो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो वही वाला सीन है। तो जब तक आप सवाल बनाओगे नहीं, सिचुएशन आपको समझ में नहीं आएगी प्रश्न की। एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपए में खरीदा गया, इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया गया, और इसे अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट पर बेचा जाता है। तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना है? अब बताइए, जैसे ही इन्होंने बोला लाभ परसेंटेज बताओ, तो क्या मुझे इस डाटा की जरूरत है 15,400 की? आप बताइए, यही सब बातें आपको ध्यान देनी है। आज को यहां पे 15,400 दिया गया है, कल अगर 15,460 450 दिया गया होगा, तो जो कैलकुलेशन करने बैठेगा उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना ही नहीं है भाई। हमसे परसेंटेज पूछा जाए, मुझसे रेशियो पूछा जाए, तो एग्जैक्ट डाटा की जरूरत है ही नहीं। इतना पर्याप्त डाटा दिया गया कि हम कैलकुलेट ऐसे ही कर लेंगे। तो यहां पे क्या बताया गया, 30% अधिक पर अंकित किया गया है, तो सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 10 से 30% ज्यादा। मैं 100 मान लेता हूं, थोड़ा सा और इजी होगा, ये 130 हो गया भाई। 15% का डिस्काउंट, इस पे आप 15% कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 15 45 के 5 बच गया 4, 15 4 19, यानी कि 19.5 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो 130 में से 19.5 आप घटा दोगे, ये कितना आ जाएगा, 110.5। सीधा आपको दिख रहा है 10.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या होगा, 10.5% का आपको सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है, 10.5% का। और ये प्रश्न आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, जो यहां पे कैलकुलेशन देखो, आप इसको 30% बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी, फिर उस पर 15% का डिस्काउंट देना और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, वो काफी डिफिकल्ट होगा। एक बार आप कोशिश करो, तभी आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे तो आसान हो जाता है। अगर आप वैल्यू पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी एक संख्या घटाई जाए कि अनुपात 11:14 हो जाए? ये अनुपात और ये अनुपात, इनमें से कोई एक संख्या आपको घटानी है और पूछा जा रहा ताकि अनुपात 11:14 हो जाए। वो संख्या कौन सी होगी, यही आपको कैलकुलेट करना है। देखो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, अगर आपने एज का या फिर रेशियो में ये कंसेप्ट पढ़ा हो,
अगर नहीं भी पढ़ा है आपको कुछ नहीं करना भाई, आप मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू कुछ मानोगे, समीकरण बनाओगे और काफी कठिनाई के साथ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, चलिए एक बार आप कोशिश कर लीजिए। पहले कुछ लोग ऑप्शन से भी इसको ट्राई करते हैं, बट ऑप्शन से भी आपको कई बार जो है ना काफी मशक्कत करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, देखो ऐसा प्रश्न अगर आता है सीधा आप क्या करेंगे, अनुपात का जो गैप है ना इसको आप बराबर कर लो। भाई यहां पे गैप कितने का है, यहां पे गैप है 3 का, यहां पे गैप कितने का है, यहां पे गैप है 4 का, ठीक है। अब सर गैप बराबर कैसे होगा, भाई देख लो इसको बराबर कैसे करोगे, यहां पे 3 का गुणा, यहां पे 4 का गुणा। तो जैसे ही ऊपर आपने 3 का गुणा कराया ये 45 बन गया, ये 19 थी 57 बन गया, इसमें 4 का गुणा कराया ये 44 बन गया, ये 56 बन गया। अब बताओ सीधा दिख रहा है कि नहीं, कितने की कमी करानी है, 1 की। अब ऑप्शन से आप कैसे चेक कराओगे, अगर इसमें 1 कम कराओगे ये 14 बनेगा, ये 18 बनेगा, उससे तो काम बन ही नहीं रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आपको क्या करना है, 1 की जब आप कमी कराएंगे तो यहां पे जो अनुपात है वो 15:19 से क्या होगा, 11:14 हो जाएगा। आई थिंक यहां तक सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। देखिए अगला ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको सभी लोग जो है घर से ट्राई करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, ठीक है। और क्लासेस देखो आप, ठीक है, मैं अब ये नहीं कहूंगा कि आज भी आप पढ़ें, बाकी जो होता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप अपना जो है 10 15 20 या फिर आधे घंटे 1 घंटे पढ़ लीजिएगा और बाकी आप अपना फेस्टिवल एंजॉय करें। वंस अगेन सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, दीपावली के इस शुभ अवसर पे जो है एग्जामपुर की तरफ से बुक पे काफी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। डिस्काउंट क्या है, देखो ये बुक किस बुक पे दिया जा रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो आपको 12 बुक का सेट 1299 रुपए में मिलेगा और ये बुक है यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है। यूपीएससी की कोई तैयारी करता है, कोई यूपी पीसीएस की तैयारी करता है, इसमें 12 बुक का ये सेट है जो आपको पूरा दिखाई पड़ रहा है। इतिहास के, भूगोल का हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण परिस्थितिकी हो गया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया। इसमें आपको क्या करना है भाई, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आप जाओगे, वहां से आप बुक से मतलब बुक के सेगमेंट में जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पे भी जाके संपर्क कर सकते हैं, वहां पे भी ये मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी साथी हैं जिनका चैप्टर तैयार नहीं है, हमने आपको बता दिया, मिशन वर्दी का जो है कॉम्बो बैच आपके लिए बेस्ट है। आप बैच से जुड़े, बिल्कुल भी आप निराश नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है तो लेट क्यों करते हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, ठीक है। बहुत सारे देखो क्लासेस के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि हमने आपको बताया ही, चाहे वो आपका करंट अफेयर मैगजीन हो, प्रीवियस ईयर पीडीएफ हो, सॉल्यूशन हो, क्विज हो, मॉक टेस्ट हो, सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।